वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस अकेडमी। ये हमारा 12th क्लास की ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है जिसमें हम मानव भूगोल के सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम जो महत्वपूर्ण बात जानेंगे वो है मानव भूगोल क्या है और इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर इसमें कुछ संकल्पनाएं हैं, मानव का प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जिसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जिसे हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। इसके साथ ही मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। शुरू करते हैं सबसे बेसिक बात से कि भूगोल क्या है। भूगोल जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं उसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन। भूगोल में हम पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं। भौतिक जैसे पर्यावरण, मैदान, जलवायु आदि, और मानवीय तत्व जैसे जनसंख्या, नगर, ग्राम आदि, इन सब का अध्ययन करते हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत हम महाद्वीप, महासागर, नदियाँ, मैदान, पर्वत, जलवायु आदि को पढ़ते हैं। और बात करें इसकी दूसरी शाखा यानी मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का विषय भी बहुत विस्तृत है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानवीय क्रियाएं जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया है ना, और मानवीय बस्तियां जैसे ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करें तो फ्रेडरिक रैटजेल जो अपने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ के कारण विश्व भर में विख्यात हो गए, रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। संश्लिष्ट यानी मिला जुला। तो रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। अगली परिभाषा है एलन सैम्पल की जो एक विख्यात अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब आगे बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति की, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति यानी हम मानव भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं, इसके क्या तत्व हैं, एलिमेंट हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, उसी प्रकार हम मानव भूगोल की प्रकृति की बात कर रहे हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अनोन्य क्रिया के द्वारा करता है। तो यहाँ तो आप नहीं समझोगे, तो इसका अर्थ यह है कि मानव प्रकृति में विभिन्न क्रियाएं करता है, जैसे खेती, जमीन खोदकर खनिज निकालना, नदियों से विद्युत निर्माण, जंगल साफ करके आवास का निर्माण करना। तो ऐसी अनेक क्रियाएं मानव प्रकृति में करता है। तो मानव का जो भौतिक पर्यावरण या प्रकृति से ये संबंध है उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व भू आकृतियाँ, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा विभिन्न प्राणी जात हैं। वहीं घरों, गांव, नगरों, सड़क व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं आदि को भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किया गया है। मानव ने बड़े पैमाने पर भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है, जैसे पहाड़ों पर सड़क और सुरंगों का निर्माण, नदियों में पुल का निर्माण, ऐसे ही उदाहरण हैं। लेकिन साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अनुसार अपने आप को ढाला है। जैसे जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर मानव अलग प्रकार के कपड़े पहनता है, जबकि गर्म इलाकों में अलग कपड़े पहनता है। तो यहाँ पर मानव का प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की संकल्पना सामने आती है। बात करें मानव का प्रकृतिकरण, और इसे ही हम पर्यावरण निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो मानव सभ्यता के आरंभ में प्रौद्योगिकी बहुत ही निम्न स्तर की थी।
इसलिए तब मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव अधिक था। प्राकृतिक शक्तियां ही मानव क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती थी और इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे आज हम खेती करते हैं तो सिंचाई के लिए वर्षा पर पूर्णतः निर्भर नहीं है, बल्कि ट्यूबवेल, नहर से सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन आरंभिक काल में मानव सिंचाई के लिए जो पानी था उसके लिए और खाने के लिए प्रकृति पर ही निर्भर था। इसे ही मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। आदि मानव लगभग पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। ऐसी परिस्थिति जिसमें मानव की अपेक्षा पर्यावरण शक्तियाँ अधिक प्रबल थी उसे पर्यावरण निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी कि मानव के लगभग सभी कार्य प्रकृति या पर्यावरण द्वारा निर्धारित एवं निश्चित हैं। मानव इनमें फेरबदल नहीं कर सकता। तो यही है मानव का प्रकृतिकरण या फिर पर्यावरण निश्चयवाद। फिर अगली संकल्पना है प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और इसे ही संभववाद या पॉजिबलिज्म भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आरंभ में मानव प्रकृति के अधीन था और पर्यावरण से पूरी तरह प्रभावित होता था, लेकिन धीरे धीरे मानव ने पर्यावरण और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता गया वैसे वैसे प्रौद्योगिकी का भी विकास होता गया, जिससे मानव ने प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों का अधिक बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने लगा। जैसे आरंभ में जहां मानव नदी का प्रयोग सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए करता था, लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ उसने नदियों का उपयोग परिवहन के साथ साथ विद्युत निर्माण के लिए भी करना शुरू कर दिया। गांव, खेत, नगर, सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, वायुमार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि मानव के प्रकृति पर जीत के कुछ उदाहरण हैं। यही पृथ्वी का मानवीकरण है, जहां मानव ने प्रकृति की शक्तियों को समझकर उनसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य लेना संभव बनाया। इसे ही हम संभववाद भी कहते हैं, पॉजिबलिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं निकलकर सामने आती हैं। पहली है नियतिवाद या निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, जिसके अनुसार मानव के लगभग सभी कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं और मानव प्रकृति के अधीन है, वो इसके कार्यों में फेरबदल नहीं कर सकता। दूसरी विचारधारा है संभववाद, पॉजिबलिज्म, जिसके अनुसार मानव ने समय के साथ प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति पर लगभग जीत हासिल कर ली है तथा प्रकृति में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव संभव बनाया है। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। इसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं और यह निश्चयवाद तथा संभववाद की संकल्पनाओं के बीच की विचारधारा है, क्योंकि एक तो कहती है कि मानव पूरी तरह अधीन है, दूसरी विचारधारा जो संभववाद की वो कहती है कि प्रकृति मानव के अधीन है। लेकिन ये जो है नवनिश्चयवाद, ये एक बीच का रास्ता है। ये एक तरीके से दोनों विचारधाराओं के बीच का समझौता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मानवीय कार्य पर हमेशा पर्यावरणीय सीमा लिमिटेशन होती है, जिसके आगे वो नहीं जा सकता। तो ये थी मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं। अब आगे आखिर में बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र की, यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो स्कोप में हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन से उप विषय पढ़ते हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, और साथ ही मानव भूगोल का अन्य विषयों से के साथ किस प्रकार अंतर संबंधित है, जैसे समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, नगरीय अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से किस प्रकार संबंधित है। तो ये था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, कौन कौन से इसके उप विषय हैं और किन अन्य विषयों से ये संबंधित है। इस वीडियो में जो भी इस चैप्टर में मुख्य बातें हैं सबको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।